ये वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। हेलो नमस्कार दोस्तों। तो आज की जो हमारी वीडियो का टॉपिक है वो है बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑलवेज बैलेंस हाउ। यानी कि एक क्वेश्चन आ सकता है आपको कि बैलेंस ऑफ पेमेंट हमेशा बैलेंस होता है कैसे, भुगतान संतुलन हमेशा संतुलित होता है या संतुलन में होता है कैसे। तो इसको हम जानते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि बैलेंस होना किसे कहते हैं। बैलेंस का मतलब इक्विलिब्रियम में होना। तो इक्विलिब्रियम होता कैसे है, आप याद रखो कि जब मार्केट के अंदर यानी कि इंटरनेशनल मार्केट के अंदर फॉरेन एक्सचेंज की जितनी डिमांड हो उतनी ही उसकी सप्लाई हो तो उसको इक्विलिब्रियम की कंडीशन में कहा जाता है। फॉरेन एक्सचेंज बोले तो विदेशी विनिमय की जितनी मांग हो उतनी ही अगर पूर्ति हो तो इसे हम भुगतान संतुलन कहते हैं। इक्विलिब्रियम की कंडीशन में होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट। अच्छा, फिर मैं बता देता हूँ सिंपल वर्ड्स में कि ये जो मैंने बोला कि फॉरेन एक्सचेंज की जितनी डिमांड हो सप्लाई हो, ये अभी भी नहीं समझ में आया तो सिंपल वर्ड्स में बता दूं कि आपको पता है बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर एक कंट्री के जितने भी जो एक कंट्री के जो सिटीजन्स है वो पूरे रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ जो भी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन करते हैं उसको हम इंक्लूड करते हैं। ये एक ऐसा अकाउंट होता है जिसमें सारी जो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन है उसको इंक्लूड करते हैं। तो एक देश के निवासियों ने जितना एक्सपोर्ट किया है यानी कि जितनी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन एक्सपोर्ट के तौर पे की अगर उतनी ही इंपोर्ट की हो तो कंडीशन क्या होगी, इक्विलिब्रियम में होगी। इसे ही हम एक अच्छी डेफिनेशन में हम ऐसे बोल सकते हैं कि बैलेंस ऑफ पेमेंट तब बैलेंस होता है जब क्या हो, जब ऐसी कंडीशन हो कि फॉरेन एक्सचेंज की जितनी डिमांड हो उतनी सप्लाई हो। तो ये तो आप समझ गए इक्विलिब्रियम की कंडीशन में होता है। लेकिन हमने ये देखा कि डिसइक्विलिब्रियम भी हो सकता है बैलेंस ऑफ पेमेंट में। तो वो डिसइक्विलिब्रियम होता कैसी है, डिसइक्विलिब्रियम या तो कब कहलाएगा जब हमारा सरप्लस बैलेंस ऑफ पेमेंट हो, या तो हमारा सरप्लस बैलेंस ऑफ पेमेंट हो या हमारा डेफिशिएट बैलेंस ऑफ पेमेंट हो। सरप्लस बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब हमारे एक्सपोर्ट ज्यादा हो इंपोर्ट से, और डेफिशिएट बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब हमारे एक्सपोर्ट कम हो इंपोर्ट से। डेफिशिएट को घाटा या जो हम उसे बोलते हैं घाटा या कम बैलेंस ऑफ पेमेंट यानी कि भुगतान संतुलन कम होना या घाटे की कंडीशन में होना। सरप्लस का माना अधिक, आधिक्य या अधिशेष बोलते हैं शुद्ध हिंदी में। तो ये कंडीशन होती है, ठीक है। लेकिन हमें इस क्वेश्चन में ये देखना है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट बैलेंस होता है ऑलवेज ये। तो पहले बात ये बताता हूं कि हमने बात की कि डिसइक्विलिब्रियम क्या होता है। डिसइक्विलिब्रियम तब होगा या तो सरप्लस हो या डेफिशिएट हो। अब डेफिशिएट क्या होता है, तो डेफिशिएट ये होता है जब फॉरेन एक्सचेंज की मार्केट के अंदर डिमांड ज्यादा हो। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट का मेरा मतलब या इंटरनेशनल मार्केट है ना, जब फॉरेन एक्सचेंज के अंदर फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड अगर ज्यादा हो उसकी सप्लाई से तो वो कंडीशन होती है डेफिशिएट बैलेंस ऑफ ट्रेड की। फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड ज्यादा होने का मतलब ही क्या है, हम इंपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं एज कंपैरेटिव टू एक्सपोर्ट। और जब हमारी सप्लाई ज्यादा हो फॉरेन एक्सचेंज की, किसके कंपैरिजन में, उसके डिमांड के कंपैरिजन में, यानी विदेशी विनिमय की जब पूर्ति ज्यादा हो उसकी मांग से, तो ऐसी स्थिति को, ऐसी सिचुएशन को हम क्या कहते हैं, आधिक्य यानी कि सरप्लस बैलेंस ऑफ पेमेंट बोलते हैं। अगर सप्लाई ज्यादा है फॉरेन एक्सचेंज की तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि फॉरेन एक्सचेंज की अगर सप्लाई ज्यादा है तो हम एक्सपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं, इंपोर्ट कम कर रहे हैं। तो ये होता है, ये दोनों ही कंडीशन हमारी इकोनॉमी के लिए लंबे टाइम के लिए सही नहीं है। चाहे डेफिशिएट तो बिल्कुल ही सही नहीं है, चाहे सरप्लस हो। लेकिन इन दोनों में अगर कंपैरिजन करने को कहा जाए, बोले कोई पूछे कि बताओ भाई डेफिशिएट ज्यादा अच्छा होता है हमारी कंट्री के लिए सरप्लस, तो पहला तो आंसर है कि दोनों ही सही नहीं है। हमें तो एक बैलेंस्ड बैलेंस ऑफ पेमेंट होना चाहिए, हमारा संतुलित होना चाहिए। लेकिन फिर भी सरप्लस हमारे लिए अच्छा है डेफिशिएट के कंपैरेटिवली, क्योंकि डेफिशिएट में तो हमें घाटा हो रहा है। डेफिशिएट का मतलब हमारे क्या है कि इंपोर्ट हमारे बहुत ज्यादा है। इंपोर्ट ज्यादा है तो हमें क्या करना पड़ेगा, बोरोइंग लेनी पड़ सकती है, लोन लेना पड़ेगा दूसरी कंट्री से, हमें फिर वो कंट्रोल वगैरह करना पड़ेगा इंपोर्ट को, जो मैंने पीछे की वीडियो में समझा दिया, अभी मैं डिस्कस नहीं करूंगा ना। तो ज्यादा बेटर कौन सा, सरप्लस। लेकिन है दोनों ही कंडीशन हमारे लिए सही नहीं है। दोनों ही हमारी कंडीशन को क्या करती है, हमारी कंडीशन को हमारे लिए, कंट्री के लिए क्या है, नुकसानदायक है। ये मैंने जो बातें बोली ना वो सारे इस नोट्स में मैंने लिख रखी है अभी वाली बातें। अब हमें ये बातें लिख के फिर हमें बताना है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है। तो अब देखो बैलेंस ऑफ पेमेंट बैलेंस कैसे होता है। द स्टेटमेंट दैट द बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑलवेज बैलेंस इज ट्रू, कि जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है हम बोलते हैं कि ऑलवेज क्या होता है, बैलेंस होता है। ये स्टेटमेंट कहते हैं एकदम सही है। किसके व्यू से हम देखें तो हम अगर अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो, अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये स्टेटमेंट एकदम सही है, क्योंकि अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो एक क्या है, अकाउंट है। और एक अकाउंट में जो भी ट्रांजैक्शन होती है, अगर डेबिट ट्रांजैक्शन होती है तो उसके इक्वल अपने आप ही क्या होगी, उतनी ही क्रेडिट ट्रांजैक्शन होगी, क्योंकि उस पर कौन सा सिस्टम काम करता है,
डबल एंट्री सिस्टम हमारा काम करता है। कहां भी डबल एंट्री सिस्टम काम करता है। डबल एंट्री सिस्टम काम करने का मतलब क्या, जितना डेबिट हो उतना क्रेडिट होगा। तो इस बेस पे कहा जाता है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट हमेशा बैलेंस होता है, क्योंकि जितना डेबिट हो गया उतना क्रेडिट भी हो जाएगा, उतनी की अमाउंट क्या हो जाएगी, क्रेडिट भी हो जाएगी। एक तरफ से डेबिट होता है तो एक तरफ से क्रेडिट हो जाएगा। अकाउंट के स्टूडेंट हो तो इसे अच्छे से समझ ही सकते हो आप। तो ये होता है, ये समझ में आया। तो इसलिए हम बोलते हैं कि बैलेंस ऑफ पेमेंट हमेशा बैलेंस होते हैं, क्योंकि हम क्या ध्यान रख रहे हैं कि अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू हमारा ये कहता है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट वो एक अकाउंट है, उसमें जितनी डेबिट की ट्रांजेक्शन हो रही है डबल एंट्री सिस्टम के अंडर, उतनी ही क्या होगी, क्रेडिट की ट्रांजेक्शन होगी। लेकिन ये तब होगा जब दिस विल बी ट्रू एट ग्लोबल लेवल व्हेन ऑल ट्रांजेक्शन आर टेकन टुगेदर एंड वी टेक इन अकाउंट ओनली द ऑटोनोमस आइटम। कहते दिस विल बी ट्रू, एकदम सही है ग्लोबल लेवल पे, जब हम सारी ट्रांजैक्शन को लेते हैं एक साथ, और हम कौन से अकाउंट को लेते हैं, सिर्फ ऑटोनोमस आइटम को लेते हैं हम हमारे करंट अकाउंट में ऑटोनोमस आइटम, मैं आपको बताऊंगा ऑटोनोमस आइटम पहले बता देता हूं। ऑटोनोमस आइटम क्या होती है? ऑटोनोमस आइटम वो आइटम ऑटोनोमस आइटम कहलाती है जिनका पर्पज क्या होता है, प्रॉफिट कमाना होता है। अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के पर्पज से जो डील की जाती है वो ऑटोनोमस आइटम होती है। तो यानी कि कहते हैं कि ये एकदम स्टेटमेंट सही है जब हम ऑटोनोमस आइटम को ले, लेकिन हम अवॉइड करें अकोमोडेटिंग आइटम को। अब अकोमोडेटिंग आइटम क्या होती है? अकोमोडेटिंग आइटम वो होती है जिनका पर्पज हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना नहीं होता। हमारा पर्पज होता है कि अगर हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट में सरप्लस या डेफिशिएट की कंडीशन है तो उसे करेक्ट करें, उसे सही करने के लिए, बैलेंस करने के लिए अकोमोडेटिंग आइटम का यूज किया जाता है। तो ये यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि ग्लोबल लेवल पे ये एकदम सही बात है, जब हम सारी जो जितनी भी इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन है उनको साथ ले, ऑटोनोमस आइटम को, अकोमोडेटिंग आइटम को हम अवॉइड करें। लेकिन कहते बट इट सेल्डम, ये सब बहुत कम होता है, क्योंकि ये सिर्फ एक थ्योरेटिकल है ऐसा कि बैलेंस ऑफ पेमेंट अपने आप बैलेंस हो जाती है। जबकि प्रैक्टिकली देखोगे तो सो प्रैक्टिकली द बैलेंस ऑफ पेमेंट इज मेड टू बैलेंस थ्रू द कैपिटल अकाउंट। प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता, ये सिर्फ हम थ्योरी में ऐसा पढ़ते हैं, ऐसा बहुत कम बार होता है कि हो जाए। प्रैक्टिकली तो क्या होता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट को बैलेंस करना पड़ता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट को बैलेंस कैसे करना पड़ता है कि करंट अकाउंट में अगर डेफिशिएट आ जाए या सरप्लस आ जाए हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट में, आपको पता है बैलेंस ऑफ पेमेंट को दो पार्ट में बांट सकते हैं मेनली, करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट के अंदर हम विजिबल आइटम को भी लेते हैं, इनविजिबल आइटम को भी लेते हैं। विजिबल आइटम का मतलब जो गुड्स होगी, जो कमोडिटी होगी, जिनको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, वो सारी। इनविजिबल का मतलब जो सर्विस होगी, इंश्योरेंस की होगी, बैंकिंग की होगी, ये सारी हम लेते हैं, कम्युनिकेशन की होगी। और कैपिटल अकाउंट क्या होता है? कैपिटल अकाउंट जिसको हम पूंजीगत खाता बोलते हैं, जिसमें लोन वगैरह लिए जाते हैं ना, लोन देना लेना, वो कैपिटल अकाउंट में लिया जाता है। तो क्या होता है कि अगर प्रैक्टिकली क्या होता है कि अगर हमारे क्या हो कि बैलेंस ऑफ पेमेंट अगर हमारा बैलेंस नहीं हो, यानी कि करंट अकाउंट में हमारे डेफिशिएट या सरप्लस हो, तो कैपिटल अकाउंट का यूज किया जाता है उसको बैलेंस करने के लिए। कैपिटल अकाउंट का यूज कैसे किया जाता है? कैपिटल अकाउंट बोले तो वही अकोमोडेटिंग आइटम यूज करेंगे। अब ये अकोमोडेटिंग आइटम क्या होती है? यानी कि जब हम मान लो हमने हमारी जो फॉरेन रिजर्व है उनका हमने यूज कर लिया तो वो इसे अकोमोडेटिंग आइटम में आएगा। और क्या आएगा? और हमने जो फॉरेन के, जैसे मान लो फॉरेन के क्या जो इंटरनेशनल लेवल पे बड़े बड़े जो बैंक बने, जैसे IMF हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, इंस्टीट्यूशन बने हुए बैंक, क्या उनकी अगर हम मदद ले, उनसे हम लोन ले, उनसे हम ग्रांट ले, तो उनको अकोमोडेटिंग आइटम बोलते हैं। ये सारे के सारे कैपिटल अकाउंट में आते हैं। किसी से लोन लेना होता है ना, जैसे हम लोन लेते, चाहे वो शॉर्ट टर्म ले चाहे लॉन्ग टर्म, वो कैपिटल अकाउंट में आता है। तो अगर हमने लोन लिया है, ये वो लोन लिया क्यों है? क्योंकि हम सरप्लस या डेफिशिएट को करेक्ट कर रहे हैं। अगर मान लो डेफिशिएट आएगा तो लोन लेके हम उसे क्या करेंगे? बैलेंस करेंगे, सही करेंगे। तो ये जो काम होता है, ये इसको क्या बोलते हैं? ये अकोमोडेटिंग आइटम होती है। और ये किस में आता है? कैपिटल अकाउंट से। तो प्रैक्टिकल रियल लाइफ में होता क्या है? रियल लाइफ में ये होता है कि अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट हमारा बैलेंस ना हो तो कैपिटल अकाउंट की सहायता लेके उसे बैलेंस किया जाता है। कैपिटल अकाउंट की सहायता बोले तो अकोमोडेटिंग आइटम। अकोमोडेटिंग आइटम कौन सी होगी? यानी कि जो बोरोइंग लेना, बोरोइंग किसे? IMF से ले लिया, वर्ल्ड बैंक से ले लिया, या फॉरेन जो एक्सचेंज रिजर्व है उनका हमने यूज कर लिया, हमारे रिजर्व को निकाल के यूज कर लिया, ये सारी चीजें इनमें आता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि बैलेंस ऑफ पेमेंट बैलेंस होती है, ऑलवेज बैलेंस होती है। कैसे? क्योंकि अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान रखें तो डबल एंट्री जो सिस्टम होता है उसके बेस पे अगर डेबिट ट्रांजैक्शन होती है उतनी की क्रेडिट भी होगी, तो इसीलिए माना जाता है। तो आई होप ये टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। बाकी अकोमोडेटिंग आइटम क्या होती है, ऑटोनोमस आइटम क्या होती है, इसके ऊपर मैं सेपरेट वीडियो लेके आऊंगा आपके लिए, कभी आगे इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो लेके आऊंगा आगे। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।